नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपना चैनल जीके संसार पे। और आज हम सब एसएससी एमटीएस का जो पेपर चल रहा है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नवंबर 2020 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको 2020 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं शेफाली वर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। तो आप खुद से भी आंसर को गेस कर सकते हैं, और अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसको आंसर कर भी पाएंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वेदा कृष्णमूर्ति। 2020 में जो एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित की गई है भारतीय महिला क्रिकेटर, वो है वेदा कृष्णमूर्ति। इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल को भी कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो एकलव्य पुरस्कार है यह कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है। कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा दी जाती है, और जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको एकलव्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं वो हैं बासवराज बोम्मई, और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ पर अगर हम जिलों की संख्या देखते हैं तो 30 है, और लोकसभा की सीट 28 और राज्यसभा की सीट जो है 12 है। याद रखिएगा, अगर भारतीय महिला की बात यहाँ पे हुई क्रिकेटर की तो हैं वेदा कृष्णमूर्ति, और यहाँ पे अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो हैं केएल राहुल। इन दोनों को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है, किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? वह कौन है जिन्होंने वर्धा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा कहें उसको प्रस्तावित किया था? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा जो कह ले दोनों एक ही है, प्रस्तावित किया था तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम सब देख लेते हैं। देखिए, वर्धा की बुनियादी शिक्षा की योजना जो है ये 1937 में महात्मा गांधी की सोच पर शुरू की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? 1937 में। और इसे नई तालीम, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता था। नई शिक्षा योजना के विचारों पर चर्चा करने के लिए वर्धा में भारत शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने के लिए स्थापित समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, जो बुनियादी शिक्षा का योजना यानी ड्राफ्टिंग का जो मूल इसमें नियुक्ति हुई थी समिति के प्रमुख के तौर पे, वो हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद शिक्षा का यह विचार जो है शिक्षा प्रणाली पर एक अस्थायी प्रभाव बनाने में विफल रहा, यानी फेल्यूर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के साथ किस पीढ़ी से है? आपको पता है कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का भी उपयोग हुआ है, तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था? तीसरी, पहली, चौथी या दूसरी? कौन सा वो जनरेशन है जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था कंप्यूटर में? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? कौन सा जनरेशन में हुआ है? तो आप सबको पता होगा इसका आंसर। सही आंसर यहाँ पे रहेगा सेकेंड जनरेशन, यानी कि दूसरी जो पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। चलिए हम इन लोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी, इसकी टाइम पीरियड जो रहा वो 1946 से 1956 तक चला, और इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। और 1956 में दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई, और 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका था, और ये किया था विलियम साकले। ठीक है, विलियम साकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1947 में हुआ था। लेकिन दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर आई 1956 के बाद, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी हो जाएगा। वहीं अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये 1965 से 1971 तक चला, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा था, यानी कि आईसी जो हम कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है 1971 से 1985 तक, और इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो साइज था उसमें बहुत कमी आई, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, जिनको कैरी करना या फिर बहुत ऑड लगता था, है ना। लेकिन फोर्थ जनरेशन आते आते इसमें बहुत कमी आ गई, और इस समय के कंप्यूटर
जो है कोई भी खरीद सकता था, यानी कि 4th जनरेशन से कंप्यूटर को क्या कर दिया गया था, पब्लिकली कोई खरीद सकता था, ऐसा हो गया था। ठीक है, और 5th जनरेशन में आते आते आप लैपटॉप ये सब देख रहे हैं, लैपटॉप, नोट्स, नोटबुक ये सब देख रहे हैं, जो ये 5th जनरेशन में होना शुरू हो गया है ना। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? वह कौन सा नृत्य शैली है जिसको लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? वीडियो को आप सब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना सपोर्ट जो है आपको वीडियो को लाइक करके देना। चलिए, जबरो नृत्य, सोंडोल नृत्य, याक नृत्य या लूर नृत्य? सही यहाँ पे आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सोंडोल नृत्य। ठीक है, लद्दाख के शाही नृत्य किसको कहा जाता है? सोंडोल नृत्य को कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, सोंडोल जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है जो एक विशेष अवसर पर लद्दाख के राजा के लिए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, किसके लिए? राजा के लिए। और इसका जो आयोजन है लिव टू लव इंडिया, द्रुक्पा चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग द्रुक्पा एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। और ये जो सोंडोल नृत्य है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ चुका है। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था? ये यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। और उसी के साथ हमारे देश में अब क्या है? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल जो हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जबरो जो देख रहे हैं ये भी आपका लद्दाख का ही है। आपका याक जो देख रहे हैं ये कहाँ का है? हमने आपको बताया था कहाँ का है? सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम का नृत्य है। और लूर नृत्य जो है ये आपका हरियाणा का है। ठीक है, ये कहाँ का है? हरियाणा का है। और इसको फागुन के महीने में यानी होली के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष जो होते हैं वर्जित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अगला प्रश्न है कि 2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज किसे मिला? 2021 यूएस ओपन का जो खिताब है वो किसके नाम हुआ? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव या फिर रोजर फेडरर? सही आंसर क्या होगा? आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, रूस के हैं ये डेनियल मेदवेदेव और इनको पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं, टेनिस खिलाड़ी जो हैं नोवाक जोकोविच, इनको हराकर इन्होंने 2021 यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और आपको मैं बता दूं कि एवगेनी कफेलनिको और मराट सफीन के बाद मेदवेदेव जो हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए। पहले कौन है? एवगेनी, और दूसरे हैं मराट, और तीसरे हो गए मेदवेदेव। ठीक है, ब्रिटेन की एमा रादुकानु 2021 यूएस ओपन महिला फाइनल में कनाडा की 19 वर्षीय लोयला फर्नांडिस को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर बनी हैं। इसी को भी आप मेंशन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटेन की एमा रादुकानु। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखते हैं। और वैसे अगर हम रसिया की बात करते हैं, क्योंकि रसिया कई विनर हैं, है ना, तो रसिया की बात करें तो मॉस्को इसका कैपिटल है ना। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रशियन रूबेल चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? आपके ऑप्शंस हैं अतुल्य घोष, राम मनोहर लोहिया, एस के पाटिल और सी नटराजन। तो यहाँ पे सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप भी गेस कीजिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और इसका जो मुख्य पत्र था कांग्रेस सोशलिस्ट, इसके भी संपादक थे। ठीक है, 1936 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च निकाय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC के विदेश विभाग के सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चुना गया था। ठीक है,
और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण के दौरान उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ काम किया था, जो 1942 तक मुंबई के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया गया था। और सप्त क्रांति का विचार भी जो है राम मनोहर लोहिया ही ने दिया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सप्त क्रांति का विचार किसने दिया था, तो राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने किस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था? फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया था वह कौन सा है? ऑप्शन है आपके जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, या चौरी चौरा शताब्दी समारोह, या चंपारण शताब्दी समारोह। सही आंसर यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप गेस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है, सपोर्ट जो है लाइक से मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं हम सब। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने फरवरी 2021 में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। और ये जो दिन है चौरी चौरा, एक घटना के 100 साल पूरे होने का प्रतीक है, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक घटना के तौर पे गिना जाता है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो चौरी चौरा घटना है आखिर था क्या? तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारी कुछ थे, उन्होंने उनका एक समूह जो है पुलिस से उनका भिड़ाव हो गया था और इसमें फायरिंग हो गई थी। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक वहाँ पे जगह है चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास है ना, तो वहाँ पे क्या किया गया कि इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को पूरी आग के हवाले कर दिया। उसमें 3 पब्लिक और 23 पुलिसकर्मी पूरी तरह से झुलसकर मर गए थे। और उसके बाद ही महात्मा गांधी जो हैं, उन्होंने इस घटना के बाद 22 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, इसी घटना के बाद। ठीक है, और याद रखिएगा ये चौरी चौरा जो घटना है ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। उस समय आधुनिक उत्तर प्रदेश जो है आपका, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ गोरखपुर जिले में ये जगह आता है। ठीक है, उस समय संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था ब्रिटिश काल में। कुछ और चीज़ों पर हम देखते हैं तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कुछ और आंदोलन को देखते हैं 1920 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अगर आपसे पूछा जाए खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930, और चला कब तक था? 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आप सबको पता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 22 मार्च 1930। कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ? 1946। चौरी चौरा हम लोग देखा 1922। तो इस सब चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, इसके तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1930, 1945, 1949 या फिर 1937? सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। सही आंसर यहाँ पे रहेगा 1945। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1945 में। इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 और 1945 में हुए थे। ठीक है, 1926 और 1945 में इसके तहत हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में अगर देखा जाए तो भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम था, और ये भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। और ये जो अधिनियम है भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग और वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसकी रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। और साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। और आपको मैं बता दूं, ये जो अधिनियम है उदार निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। और ये अधिनियम शुरू में 1919 से
1929, ठीक है, 1919 से 1929 तक के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे आपको मैं और बता दूं कि केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल विधान परिषद का भी निचला सदन था और राज्य परिषद भारत के लिए विधायिका का ऊपरी सदन हुआ करता था। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ से आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? भिवानी, सासाराम, नारनौल या काबुल? सही आंसर इसका क्या होगा? अगर आपको पता है तो फटाफट आप आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका नारनौल। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में है। ठीक है, नारनौल में मकबरा है। इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं हम सब। इब्राहिम शाह सूरी का जो मकबरा है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल शहर है वहाँ पर स्थित है। और इसको किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने अपने दादा की याद में। ठीक है, शेर शाह सूरी के दादा की याद में इसको बनवाया गया है और जिनका 1518 AD में नारनौल में निधन हो गया था। शेर शाह सूरी के जो दादा थे उनका निधन हुआ था कहाँ पे? 1518 में नारनौल में, और उन्हीं की याद में, ठीक है, मतलब उनके दादा जो इब्राहिम शाह सूरी थे उन्हीं की याद में इसको बनवाया गया है। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्वी तरफ का है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण इसमें साफ झलकता है। ये जो इसका वास्तुकला अगर पूछा जाए आपसे तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है और इसमें सुंदर नक्काशी भी की गई है। अगर हम मकबरे का रूपांतरण और निर्माण देखें तो शेर शाह का जो निजी वास्तुकार था शेख अहमद नियाजी, इसने पठान शैली में किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि मकबरे का रूपांतरण और निर्माण शेर शाह का निजी वास्तुकार जो था, आर्किटेक्ट जो था शेख अहमद नियाजी, इसने पठान शैली में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, मार्क टैन या फिर मोहम्मद अली? तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा? ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर। चलिए हम फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो ये जिस तरह से हमारे देश के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक नेता थे और रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए इन्हें काफ़ी जाना जाता है। 1994 से लेकर 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य भी किया और भारत ने उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। 1992 में पाकिस्तान ने उन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया था और 1993 में नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। और किसके लिए? शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। नोबेल पीस पुरस्कार इनको दिया गया कब? 1993 में। ठीक है, तो याद रखिएगा अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1919, 1923 या फिर 1927? सही आंसर इसका क्या रहेगा बताइए? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 1919। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लीजिए। खिलाफत आंदोलन जो 1919 1922 तक चला। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था और आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन की बहाली के लिए था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसका समर्थन जो इस आंदोलन का समर्थन जो है महात्मा गांधी और INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसने भी किया था। और याद रखना है आपको कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे आप सबके साथ अगले वीडियो में।